नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार की खबर है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, 35 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि अभी कितने नक्सली एग्जैक्ट मारे गए इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 30 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। 35 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है और रात के अंधेरे के चलते शवों को गिनने में दिक्कत आ रही है। यह भी कहा जा रहा है पुलिस के साथ मुठभेड़ में 35 नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती इलाके में साउथ में अबूझमाड़ का जो इलाका है वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने इंफॉर्म दी। ये खबर जैसे ही आई तो नारायणपुर और दंतेवाड़ा की ज्वाइंट टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और करीब दोपहर के 1 बजे इस टीम की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। और जो मुठभेड़ शुरू हुई दोपहर में वो अभी तक चल रही है। कहा जा रहा है कि अंधेरा बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से नक्सलियों के शवों को गिना नहीं जा पा रहा है। अभी तक 35 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली है, जबकि सूत्र बता रहे हैं कि आंकड़ा 40 के पार भी जा सकता है। अब तक 14 से ज्यादा नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। आपको बता दें कि जब भी नक्सली मुठभेड़ होता है तो नक्सली अपने साथ अपने साथियों के शव को उठाकर ले जाते हैं। इसलिए कई बार नक्सलियों के मारे जाने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है या कितने नक्सली मारे गए यह खबर नहीं मिल पाती है। हालांकि इस बार यह दावा 35 का किया जा रहा है। खबर यह है कि मुठभेड़ के बाद से मौके पर से कई अत्याधुनिक और विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें AK-47 क्लाशनिकोव, SLR समेत कई दूसरे ऑटोमेटिक हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप मिली है। साथ ही विस्फोटक सामग्री और नक्सल साहित्य भी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। सफलता के लिहाज से यह अब तक की सबसे बड़ी पुलिस नक्सली मुठभेड़ भी मानी जा रही है, जिसमें नक्सलियों की एक पूरी कंपनी खत्म हो गई है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने भी बयान जारी किया। आपको सुनवाते हैं। दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबूझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। तो मुख्यमंत्री का दावा है कि माओवाद छत्तीसगढ़ में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और बहुत जल्द नक्सल मुक्त प्रदेश छत्तीसगढ़ कहलाएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रफुल्ल पारे, स्टेट हेड छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। प्रफुल्ल, अभी तक आपको क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए, ये तकरीबन 24 घंटा पहले ये मुठभेड़ शुरू हुई थी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पास इनपुट था कि जो अबूझमाड़ जो नारायणपुर जिले में आता है वहां पर ओरछा नाम की एक जगह है, वो ओरछा थाना है। उस थाना क्षेत्र में दो जो वन्य ग्राम जिनको कहते हैं, वहां पर नक्सलियों का एक पूरी बटालियन मौजूद है और ये बटालियन आप मानकर चलिए कि 45 से 55 लोगों की होती है। तो उस पूरी बटालियन के ऊपर फोर्स ने बहुत सुनियोजित तरीके से उनको घेरा और उन पर हमला किया और इसमें पुलिस को फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है और 14 नक्सलियों के तो शव बरामद हो गए हैं, लेकिन चूंकि रात का वक्त है इसलिए सर्चिंग करने में तकलीफ जाती है। और फिर भी पुलिस के जो जानकार लोग हैं और जो बड़े अधिकारी हैं वो अभी मतलब उसकी अधिकृत जानकारी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दावा किया जा रहा है कि ये संख्या जो है ये 35 से 40 के ऊपर जाएगी। और जैसे रोशनी होगी या फिर सर्च लाइट के जरिए जो उनको शव को खोजने का प्रयास किया जाएगा और वो अभी चल रहा है। और जो जब तक फोर्स जिला मुख्यालय पर नहीं आती लौट करके तब तक अपने को पूरी विधिवत जानकारी जो होनी चाहिए ना, एक्यूरेट फिगर, वो सब उसी वक्त पता चलेंगे। लेकिन अभी इतना पक्का है कि 14 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं और ये 35 के आसपास मारे जा चुके हैं और ये संख्या और भी बढ़ सकती है जब वहां पर अभियान चलेगा उनकी लाशों को खोजने का।
जी। प्रफुल्ल, सीएम ने जो बाइट अभी दी है, बयान अभी ताजा बयान जारी किया, उन्होंने 28 शवों के मिलने की बात बताई है और साथ ही ये कहा है कि बहुत जल्द प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश कहलाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो अभियान है ना, रात्रि में भी जो टॉर्च लेकर के, बड़े टॉर्च लेकर के, पेट्रोमैक्स लेकर के इसको खोजा जाता है, क्योंकि और फिर उसको खोजने में वक्त लगता है। तो अभी अभी हमारे पास जानकारी थी 14, फिर उसके बाद अपडेट होता गया, फिर वो संख्या बढ़ी। मरने वालों की संख्या 30 थी, अब 35 बताई जा रही है। अब एक खबर ये भी आ रही है कि उनकी जो बटालियन होती है पूरी नक्सलियों की, वो पूरी बटालियन ही साफ हो गई है। अगर ये सच है तो फिर आप मान के चलिए कि ये संख्या 45 के आसपास जाएगी। जी। अगर ऐसा हुआ है कि पूरी बटालियन को उसमें फोर्स ने अगर साफ कर दिया है, सबको एनकाउंटर कर दिया, तो ये संख्या बहुत मतलब 45 के ऊपर बिल्कुल जाएगी। जी, शुक्रिया प्रफुल्ल इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के पीछे सरकार की तरफ से चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना भी है, साथ ही फोर्सेस की भारी डिप्लॉयमेंट, जिसकी वजह से तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र के हार्डकोर नक्सलियों को अब छत्तीसगढ़ में कवर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से नक्सलियों के सीनियर कैडर मारे जा रहे हैं। इसे देखते हुए नक्सली संगठनों में खलबली मची हुई है। बाहर के नक्सली अब छत्तीसगढ़ के नक्सलियों पर संदेह करने लग जाते हैं, उन पर शक करते हैं, जिसके बाद स्थानीय नक्सलियों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। और इस वजह से छत्तीसगढ़ का जो काडर है वो बहुत ज्यादा नाराज है, परेशान है और विद्रोह भी कर रहा है। नक्सली संगठनों में विश्वासघात, विद्रोह जैसे हालात पनपते जा रहे हैं। 6 सितंबर को कांकेर के जंगल में राजनांदगांव कांकेर डिवीजन के एसीएम विजय मलकाम को उसी के नक्सली संगठन के तेलुगु कैडर के नेता विजय रेड्डी के इशारे पर गद्दारी का आरोप लगाकर मार दिया गया। इसकी वजह से अंदरूनी कलह और पनपने लगा। इसलिए इस मुठभेड़ के बाद, जिसमें 35 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की बात कही जा रही है, कहा यह जा रहा है कि किसी अंदर के ही नक्सली ने इस बात की खबर पुलिस तक पहुंचाई। लेकिन इस साल कब कब मुठभेड़ हुई यह भी आपको जल्दी से बता देते हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 3 मुठभेड़ हो चुके हैं, 42 नक्सली मारे गए। 2 अप्रैल को बीजापुर के करचोली में 13 नक्सली ढेर किए गए। 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा में 1 नक्सली मार गिराया गया। 15 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सली मारे गए। 29 अप्रैल को नारायणपुर में 10 नक्सली मारे गए। 10 मई को बीजापुर में 12 नक्सली मारे गए। 23 मई अबूझमाड़ में 8 नक्सली ढेर हुए। 8 जून को अबूझमाड़ में 6 नक्सली मारे गए। 15 जून को अबूझमाड़ में ही 8 नक्सली ढेर हुए। 17 जुलाई छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 12 नक्सली मारे गए। 18 जुलाई को दंतेवाड़ा में 1 महिला नक्सली मारी गई। 20 जुलाई को सुकमा में 1 नक्सली मार गिराया गया। 29 अगस्त को नारायणपुर कांकेर बॉर्डर पर 3 महिला नक्सली को ढेर किया गया। 3 सितंबर दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 13 घंटे तक मुठभेड़ चली, 9 नक्सली मारे गए। 5 सितंबर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, इसमें 6 नक्सली ढेर कर दिए गए। और जो आज एनकाउंटर हुआ है उसे अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है, जिसमें लगभग 40 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले कौन कौन से हैं वो भी जल्दी से जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, कबीरधाम, मुंगेली, ये तमाम इलाके जो हैं वो नक्सल प्रभावित माने जाते हैं, नक्सलग्रस्त माने जाते हैं। लेकिन इस देश में एक वक्त वो भी था जब नक्सलवाद चरम पर था, लेकिन अब नक्सलवाद अपनी समाप्ति की ओर है। लोकसभा में नक्सलवाद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले 5 सालों में नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता के बारे में विस्तार से बताया था और यह भी बताया था कि अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है। तो आपके सामने यह आंकड़ा भी पेश कर देते हैं। 2013 में 126 जिले नक्सल से प्रभावित थे। अब 9 राज्यों में 38 जिले ही नक्सल से प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ के 15 जिले प्रभावित हैं। 5 साल में 647 नक्सली मारे गए हैं। 2010 के मुकाबले 2023 में 73% तक वारदात कम हो गई है। इसके 2 पहलू हैं। पहला, एक तो देश विकास की धारा में सरपट आगे दौड़ रहा है। हर शख्स तक राशन और बाकी चीजें, सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं। इसके जरिए भी लोग नक्सली धारा को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। अब आपके सामने एक और आंकड़ा रखते हैं जिसके जरिए आपको बताएंगे कि कैसे खात्मे की ओर है नक्सलवाद। 2001 से 2013 तक नक्सली घटनाएं 706 हुई, जबकि 722 नक्सली मारे गए। 2014 से 2023 तक नक्सली घटनाएं 923 हुई, मारे गए नक्सलियों की संख्या 834 थी। 2024 में अब तक नक्सली घटनाएं 84 हुई हैं और मारे गए नक्सलियों की संख्या 158 है। अब आप एक मैप भी देख लीजिए कि किस राज्य में कितने जिले नक्सल प्रभावित हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। दरअसल ये जिले आसपास में इंटरकनेक्टेड भी हैं, इसलिए इन जिलों की सीमाओं पे जो जंगल लगते हैं उन जंगल्स में नक्सल और नक्सली आराम से न सिर्फ रणनीति बना सकते हैं बल्कि यहां पर छिप भी सकते हैं और अपने बटालियन को, अपने कार्डर को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। और मैप जरा फुल स्क्रीन आप देखिए, ये जो बॉर्डर वाला इन राज्यों का इलाका है, इन्हीं इलाके में नक्सली न सिर्फ ट्रेनिंग अपने कार्डर को देते हैं बल्कि नई भर्तियां भी यही करते हैं और इन्हीं इलाकों में रहते हैं। हालांकि अब इनका वर्चस्व काफी ज्यादा कम हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात एक और इंपॉर्टेंट खबर की करते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं और महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। आप सोच रहे हैं हम आपको ये नेट की तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल एक तरफ धनगर समुदाय ने एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग तेज कर दी है तो दूसरी तरफ पुरजोर विरोध भी शुरू हो गया है। लेकिन पहले तस्वीर आप देख लीजिए। आदिवासी विधायकों की मांग है कि धनगरों को आदिवासी आरक्षण का कोटा नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि उनके लिए अलग से रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। इस मुद्दे को लेकर आदिवासी विधायकों ने मंत्रालय भवन की तीसरी मंजिल पर विरोध प्रदर्शन किया और इसी दौरान अजीत पवार गुट के विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने छलांग लगा दी। जरा तस्वीर लेके आइए, फुल स्क्रीन दर्शकों को दिखाइए। ये देखिए, विधायक जी बीचों बीच नेट में फंसे हुए हैं। गनीमत रही कि बीच में सेफ्टी नेट लगी हुई थी जिससे विधायक जी की जान बच गई। उनके साथ कुछ और आदिवासी विधायकों ने भी छलांग लगाई। इसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा की डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल को वहां मौजूद पुलिस ने जाल से बाहर निकाला। ऊंचाई से गिरने के कारण झिरवल के गर्दन पर चोट आई है। उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया जिसके तुरंत बाद डॉक्टरों की एक टीम भी मंत्रालय बुलानी पड़ गई। जानकारी के मुताबिक नरहरी झिरवाल के साथ कुछ आदिवासी विधायकों ने बुधवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और मांग की कि आदिवासी आरक्षण में किसी अन्य जाति को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि सीएम से मिलने के लिए उन्हें 7 घंटे तक इंतजार कराया गया। इसके बाद आदिवासी विधायक खुश नहीं थे। मंत्रालय में भी झिरवाल के साथ दूसरे आदिवासी नेताओं ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो झिरवाल ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद मंत्रालय का कामकाज आनन फानन में रोकना पड़ा। सीएम से मुलाकात के पहले झिरवाल ने कहा था कि अगर सीएम ने उनकी बात नहीं मानी तो प्लान बी भी तैयार है। धनगर महाराष्ट्र में लंबे समय से एसटी कोटे की मांग कर रहे हैं और माना जा रहा है कि चुनाव से पहले शिंदे सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिसे लेकर आदिवासी वर्ग भी आंदोलन के मूड में है। उनका कहना है कि अगर उनके कोटे में धनगर को आरक्षण मिलेगा तो उन्हें आरक्षण का जितना लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और वो लाभ बंट जाएगा। इसलिए धनगर को अगर आरक्षण देना ही है तो एक अलग कैटेगरी में दिया जाए, ना कि उनके कैटेगरी में से दिया जाए। कोई भी पार्टी ना तो आदिवासियों को नाखुश कर सकती है और ना ही धनगर कम्युनिटी को। अगर धनगर को उनकी मांग के मुताबिक आरक्षण नहीं मिला तो इसका खामियाजा सत्ताधारी पार्टियों को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में धनगर का प्रभाव कई सीटों पर है। धनगर की आबादी करीब 1.5 करोड़ है। कुल आबादी में करीब 13% की आबादी है। मराठों के बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय होने का दावा है। पश्चिमी महाराष्ट्र में 25 से 30 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। आप समझ सकते हैं कि चुनाव के लिहाज से और चुनाव के मद्देनजर ये लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। अब आपको बताते हैं कि धनगर की मांग क्या है और उन्हें अभी कितने प्रतिशत आरक्षण शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मिल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में धनगर को अभी ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। चरवाहा कम्युनिटी में आते हैं धनगर। घुमंतू जनजाति कैटेगरी में शिक्षा नौकरी में 3.5% का आरक्षण है। एसटी में शामिल करने और 7% आरक्षण की मांग हो रही है। महाराष्ट्र का धनगर समुदाय सालों से दावा करता रहा है कि धनगर और धनगर एक ही हैं, यानी कि ड़ और र का फर्क नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है, जिसकी वजह से उन्हें महाराष्ट्र में एसटी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके आरक्षण की मांग अभी से चल रही है। ये मांग आजादी के बाद से कई बार उठ चुकी है और मामला कोर्ट तक भी गया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में धनगर समुदाय की याचिकाएं खारिज कर दी गई, जिसके बाद समुदाय सरकार पर दबाव बना रहा है। पिछले कुछ हफ्ते पहले धनगर समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। तब सीएम ने कहा था कि सरकार आरक्षण को लेकर दूसरे समुदाय को नाराज किए बिना धनगरों की मांगों पर विचार करेगी। मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा था कि सरकार धनगरों को एसटी का दर्जा देने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव जारी करने पर विचार करेगी। तब से आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि धनगर सिर्फ महाराष्ट्र में है। यह समुदाय देश के दूसरे हिस्सों में भी फैला है।
कई राज्यों में इसे एसटी का दर्जा भी मिला हुआ है। महाराष्ट्र के अलावा एमपी, बिहार, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक में भी धनगर समुदाय है। धनगर, ओरांव, धनका और डोम के नाम से भी धनगर समुदाय को जाना जाता है। धनगर के अलावा महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा आबादी वाले मराठा भी लगातार ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिसे शांत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा का एक विशेष सत्र भी बुलाया था। मराठा समुदाय के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए उसे 10% का आरक्षण दिया गया, लेकिन बावजूद इसके मराठा आरक्षण को लेकर जारी विवाद शांत नहीं हुआ है, क्योंकि मराठा समुदाय ओबीसी के कोटे से आरक्षण की मांग कर रहा है। मराठाओं की कुनबे जाति में शामिल करने की मांग हो रही है। मराठाओं की इस मांग का ओबीसी की दूसरी जातियां विरोध कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर मराठाओं को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा तो उनका अधिकार कम हो जाएगा। सिर्फ धनगर, मराठा ही नहीं, महाराष्ट्र में कई समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिसमें अब आग में घी डालने का काम चुनाव से ठीक पहले नेताओं ने शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी एक समुदाय के आरक्षण का मुद्दा अगर उनके हाथ लग गया तो एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथ लग सकता है। एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि आरक्षण की सीमा जो 50% है उसे बढ़ाकर महाराष्ट्र में 75% किया जाना चाहिए। अगर तमिलनाडु जैसे राज्य आरक्षण को बढ़ाकर 78% कर सकते हैं तो महाराष्ट्र में इसे 75% क्यों नहीं किया जा सकता है? काय हरकत आहे दुरुस्ती करायला? आता 50% आरक्षण आहे, जाऊया 75%. एक काळ असा होता की तामिळनाडू राज्यामध्ये आरक्षण हे जवळपास 78% होतं. तामिळनाडूमध्ये एकेकाळी 78 होऊ शकतं, तर महाराष्ट्रामध्ये 75 का होऊ शकत? यानी एक बात तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा सरकार के लिए बहुत पेचीदा होने वाला है। मराठा, ओबीसी, एससी, एसटी सभी को अपने अपने मुद्दे चाहिए जो सत्ता पक्ष को परेशान करेगी और चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी इसे माना जाएगा। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, और ऐसे जघन्य हत्याकांड की जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। यूपी के अमेठी में पति पत्नी और 2 मासूम बच्चियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था, सीएम ने कह दिया था कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मासूम बच्चियों को देखकर हत्यारे का दिल नहीं पसीजा, उन्हें भी गोली मार दी गई। इस वारदात के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ने 24 घंटे में इस मामले का खुलासा करने का दावा कर दिया है। क्या है हत्याकांड की थ्योरी, बताएंगे आपको, लेकिन जरा सोचिए, जिस परिवार के बेटे, बहू और 2 बच्चियों की मौत हो गई, उस परिवार का हाल क्या होगा। बुजुर्ग माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। टीचर सुनील कुमार रायबरेली के रहने वाले थे। उनकी पोस्टिंग अमेठी में हुई थी, इसलिए वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ अमेठी में किराए का मकान लेकर रहते थे, जहां गुरुवार शाम को रायबरेली का रहने वाला चंदन वर्मा पहुंचता है और एक एक करके सभी की गोली मारकर हत्या कर देता है और फरार हो जाता है। इस मामले का संज्ञान खुद योगी आदित्यनाथ लेते हैं और अधिकारियों को जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश देते हैं, जिसके 24 घंटे के अंदर एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वारदात से पहले आरोपी चंदन वर्मा ने व्हाट्सएप के बायो में लिखा था 5 लोग मरने वाले हैं। चंदन वर्मा ने टीचर को 3 गोली मारी, टीचर की पत्नी को 2 और दोनों बच्चियों को 1-1 गोली मार दी। माना जा रहा है कि वो खुद भी आत्महत्या करने वाला था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो मौके से फरार हो गया। पुलिस सूत्रों की माने तो शादी से पहले ही चंदन वर्मा का टीचर की पत्नी से अफेयर चल रहा था। शादी के बाद भी दोनों की वीडियो कॉल पर बात होती थी, जिसका पता टीचर को चल गया था। जिसके बाद 18 अगस्त को यानी 47 दिन पहले टीचर की पत्नी ने रायबरेली में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें चंदन से जान को खतरा भी बताया था और यह भी कहा था कि चंदन परिवार की हत्या कर सकता है, क्योंकि टीचर की पत्नी बच्चों का इलाज कराने उसी समय रायबरेली गई थी। तब चंदन ने उसे परेशान किया था और रोकने पर टीचर को पीटा भी था। एफआईआर दर्ज होने के बाद चंदन ने बदला लेने की ठानी और अमेठी पहुंचकर उसने एक पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। आरोपी चंदन को लेकर टीचर की मां क्या कह रही है, परिवार का बुरा हाल कैसे है, सुनिए। चंदन के बारे में पता है, वो आता था यहाँ गांव में बच्चों के साथ फेरी लगाता था, जहाँ मेरी बेटी रहती थी वहाँ भी जाता था, कुछ आदमियों के साथ जाता था, आदमियों के साथ रहता था, आदमियों से व्यवहार करता था और उनको मारने की धमकी देता था। एफआईआर के बाद हमसे बात नहीं हुई, लेकिन घर वालों से बात हुई, कहा था कि इनको कह दो सुलह हो जाए, नहीं तो हम इनको कुछ करके जाएंगे जेल। चूंकि मामला अमेठी से जुड़ा हुआ है, इसलिए सियासत लाजमी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में हुए हत्याकांड पर मृतक के परिजनों से फोन पर बातचीत की।
पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी की बात अमेठी के सांसद केएल शर्मा ने कराई। उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ये एक जघन्य अपराध है। तो मतलब इस तरह की हत्या की बच्चों पे भी रहम नहीं आया कि हम लोग अब कल्पना करो कि ये हमारे परिवार में होगा, हमारी मनोदशा क्या होगी। परिवार के उनके पिताजी का ये भी कहना है कि कोई एफआईआर हुई थी रायबरेली में, तो उसके ऊपर अगर पुलिस उसको सीरियस ले लेती तो शायद ये घटनाक्रम ना होता। ये उनके परिवार वालों का ये मानना है। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने भी पीड़ित पिता राम गोपाल से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रायबरेली पहुंचे। उन्होंने टीचर सुनील के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अजय राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाए और यूपी सरकार पर निशाना साधा। जब सारी जानकारी प्रशासन को थी, एफआईआर तक दर्ज हुई है, तो उसमें तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रभावी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसको उन्होंने हल्के में लिया। जिस तरीके से कानून व्यवस्था की ये बात करते हैं जीरो टॉलरेंस, कहाँ जीरो टॉलरेंस है। जंगल राज चल रहा है, जंगल राज कायम है और पूरी तरीके से पुलिस निरंकुश है और इस तरीके से एक हंसते खेलते परिवार की बगिया उजड़ गई। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्म हो गई है। घटना के बाद समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार को निशाने पर लिया है, जबकि पुलिस का दावा है कि 24 घंटे के अंदर मामले का पटाक्षेप कर लिया गया है। अमेठी की घटना के बाद मुझे नहीं लगता कोई सभ्य व्यक्ति, जानकार व्यक्ति ये कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है, उत्तर प्रदेश में पुलिस नाम की कोई चीज है। उत्तर प्रदेश जंगल राज हो गया है। पति की पत्नी ने पुलिस को पहले ही एप्लीकेशन दे रखी थी कि आशंका है कि हत्या हो सकती है। कहां थी पुलिस? कहां था बुलडोजर बाबा? कहां है कानून व्यवस्था? और अब बात करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की। ईरान और इजराइल के बीच तल्खी की। ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बार फिर से इजराइल को चेतावनी दी और कहा कि मुस्लिम देशों को एक साथ आने का वक्त आ गया है और इजराइल के खात्मे का वक्त। मिडिल ईस्ट इस समय जंग की आग में धधक रहा है। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला कर रहा है। गाजा में भी हमास के बचे लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। तो ईरान इस धधकती आग को शोला बनाने और दुनिया को जलाने के इंतजाम में जुट गया है। ईरान हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह की लाश पर इस जंग को विध्वंसक बनाना चाहता है, क्योंकि इसे पता है कि वो अकेले इजराइल और अमेरिका का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान की मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की महत्वाकांक्षा इस मौके को जाया भी नहीं होने देना चाहती है। यही वजह है कि जब लेबनान में नसरुल्लाह को सीक्रेट जगह दफनाया जा रहा था, तब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नसरुल्लाह की याद में नमाज पढ़ी और मस्जिद में मौजूद हजारों की भीड़ को संबोधित किया। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इजराइल का खात्मा करके रहेंगे। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास का हमला बिल्कुल ठीक था। अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। इतना ही नहीं, खामनेई ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। इजराइल तमाम मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों पर सितम ढाया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन के भी दुश्मन है। हम दुश्मनों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। वो मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि खामनेई ईरान की ग्रैंड मस्जिद से अक्सर अपना भाषण देते हैं। वो इससे पहले आखिरी बार 5 साल पहले जनवरी 2020 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जुमे की नमाज को लीड करने पहुंचे थे। नसरुल्लाह की मौत के बाद खामनेई को सीक्रेट जगह पर ले जाया गया था।
इसके बाद वो पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं और नसरल्लाह के नाम पर मुस्लिम देशों को युद्ध के लिए उकसाते नजर आ रहे हैं। अगर ईरान नसरल्लाह के नाम पर इजराइल से जंग को बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है ये जंग इजराइल तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कराकर ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।